हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, 1 से 18 क्वेश्चन हमने पहले 2 वीडियो में कर दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन अभी हम करेंगे। इसमें हमारा 19वां क्वेश्चन ये है विजन आईएएस टेस्ट का। ये कह रहा है, भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है, आपको बताना है। जो भारत का संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर रखा है, उसके कौन से कारण हैं कि भारत सरकार या राष्ट्रपति ने यूटी का घोषणा की या उसको स्थापित किया, उसके कारण बताने हैं आपको। इसमें मित्रों पहला कथन ये कह रहा है कि सांस्कृतिक भिन्नताएं, कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की अगर सांस्कृतिक रूप से वो भिन्न है अन्य क्षेत्र की तुलना में, तो क्या उसको एक यूटी घोषित किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कथन हमारा कह रहा है सामरिक महत्व। तो मित्रों आपको बताना है कि कोई स्थान यदि सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट है तो क्या उसको यूटी घोषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है इस आधार पर कौन सा यूटी घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेंस में भी ये क्वेश्चन लिखो तो आप उसका उदाहरण दे सकते हो। तीसरा कह रहा है जनजातीय लोगों का हित। आपको बताना है या यदि किसी क्षेत्र में सिर्फ जनजातीय लोग ही रहते हैं और उनके हितों का संरक्षण करना अनिवार्य होता है, इसलिए स्थानीय शासन या स्टेट शासन उसके हितों का संरक्षण सही रूप से नहीं कर रहा है, तो केंद्र शासित क्या यूटी घोषित कर सकती है या नहीं कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रशासनिक महत्व। किसी क्षेत्र को यदि वो प्रशासनिक रूप से इम्पोर्टेंस लग रहा है सरकार को, केंद्र सरकार को, तो क्या उसको यूटी घोषित कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, आपको ये बताना है। तो मित्रों आप सभी को बता देता हूँ कि कोई भी हमारा पहले कथन के बारे में बता देता हूँ, कोई भी सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट पैलेस हैं जैसे हमारे पांडुचेरी हो गया, दमनदीव हो गया, तो इनको यूटी इसी कारण से घोषित किया गया। आपको याद रखना चाहिए, उदाहरण भी याद रखना चाहिए, ताकि आप मेंस में अगर इस पर आंसर लिखो तो आपको हेल्प होगी। इसके आधार पे जो दमन दीव है इनको कर रखा है, और जो सामरिक आधार पे हैं वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये दोनों है। ये सामरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी रूट है अपने पूर्वी एशिया में जाने और अफ्रीका के मध्य में, वो इस रूट पे ये सामरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलेस है। इस दृष्टि से इसको सामरिक रूप से महत्व की दृष्टि से यूटी घोषित किया गया है। तीसरा हमारा कह रहा है जनजातीय लोगों का हित। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र थे पहले वो यूटी के तहत थे, तो उनको यूटी इसीलिए किया गया था कि वहाँ पे जो जनजातीय आबादी रहती हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है प्रशासनिक महत्व। तो मित्रों हमारा दिल्ली यूटी है और चंडीगढ़ यूटी है, ये दोनों ऐसे हैं जो प्रशासनिक रूप से इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, इसीलिए इनको यूटी घोषित किया गया है। जैसे दिल्ली के केंद्र सरकार वहाँ से आसानी से नियंत्रण कर सके, इस दृष्टि से उसको घोषित किया गया। आपको सही कूट बताना है, सही कूट पूछा है तो मित्रों आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है, इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो मित्रों आपको बताना है जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, उसके अंदर कौन कौन से आपको अधिकार दिए हुए हैं, आपको बताना है इस एक्ट के तहत कौन से अधिकार समाहित हैं। इसमें पहले कह रहे हैं कि मौन रहने की स्वतंत्रता। पहले आपको ये बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। और दूसरा कह रहा है हड़ताल करने की स्वतंत्रता या अधिकार। तो मित्रों आपको बताना है ये दूसरा कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों हम इसी आधार पर एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। आप अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट का अध्ययन किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि जो हड़ताल करने का अधिकार है, अगर पता नहीं है तो आपको बता देता हूँ, ये अधिकार आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत
नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें आप कॉमन सेंस से याद रखो कि भाई ऐसे तो कोई होगा हड़ताल करके बैठ जाएगा कि मेरा अधिकार है, और जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो ठप हो जाएंगे और इससे आजीविका प्रभावित हो सकती है लोगों की। इस दृष्टि से ये हमारा हड़ताल का अधिकार है, ये एक मूल अधिकार के दायरे में नहीं आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन निकाल देते हैं, क्योंकि आपको सही पूछा है, एलिमिनेशन से हमें दूसरा कथन निकाल देते हैं। तो अब हमारे पास देखो ऑप्शन एक हो सकता है यह तो, और यह ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि जो 2 नंबर है वो सी और डी दोनों में आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। ना तो ये हो सकता है ना डी हो सकता है, ना सी डी दोनों नहीं हो सकता है। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मौन रहने का अधिकार है वो भी एक वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत नीत है, आपको याद रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा एक सही हो गया और बाकी तो सब में आ ही रहे हैं, तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। 1, 3 और 4 इसमें प्रसारण का अधिकार है, आप कोई चीज़ प्रसारण कर रहे हैं, अपना भाषण प्रचारण कर रहे हैं, वो भी अधिकार आपके पास है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है कि सरकार क्या एक्टिविटी कर रही है, कुछ सरकार की संस्था है वो क्या एक्टिविटी कर रही है, वो भी आपको जानने का अधिकार है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। 1, 3 और 4 सही है और हड़ताल वाला सही नहीं है। कुल मिला के आपको यही पता होना चाहिए था कि हड़ताल वाला मूल अधिकार जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसके तहत नीत है या नहीं है। इस दृष्टि से हमारा एक आंसर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। मित्रों, आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बताना है, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। इसके संदर्भ में आपको सही कथन ही पूछा है, याद रखना। इसमें पहला ये कह रहा है, ये बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ कि एक सांविधिक निकाय तो है, लेकिन ये बाल श्रम एक्ट है अपना 1986 वाला, उसके तहत गठित नहीं। इस दृष्टि से देखें तो ये हमारा कथन असत्य हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसके तहत गठित है। तो मित्रों, इसका एक अधिनियम स्पष्ट रूप से अलग ही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके तहत ही ये गठित है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कथन ये कह रहा है, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसके तहत जो आरटी अधिकार दे रखे हैं, उसके प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर मित्रों आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा दूसरा कथन है ये सत्य है। आरटी एक्ट के तहत जो भी अधिकार दे रखे जनता को, उसकी निगरानी ये कर सकता है, क्योंकि आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। ये बाल अधिकारों का संरक्षण करता है, तो एक शिक्षा भी बाल अधिकार है, ये बालक को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, एक अधिकार है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। आपको सही पूछा है तो इसका एक रॉन्ग हो गया और दूसरा कथन सत्य हो गया, तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी होगा, केवल और केवल ऑप्शन 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर ये कह रहा है, परख पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कथन सत्य कौन से हैं और असत्य कथन कौन से हैं। पहला कथन हमारा ये कह रहा, आपको सही पूछा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पहला हमारा कथन ये कह रहा है कि स्कूलों में छात्र और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। क्या छात्र और शिक्षक को दोनों का आकलन करेगा या नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया। तो मित्रों आपको बताना इसमें कौन से कथन सत्य हैं। तो मित्रों इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा कथन दोनों सत्य हैं। इसके आपको बता देता हूँ, ये छात्र और शिक्षकों का जो अधिगम प्रणाली है उसकी जांच करता है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस दृष्टि से हमारा एक भी सही हो गया और
दो भी सही हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार। मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए हमारे संविधान में गांधीवादी विचार भी हैं, उदारवादी विचार भी हैं, समाजवादी विचार भी हैं। ये इन विचारों का समाकलन है हमारा संविधान। तो ये हमारे जो उदारवादी विचार हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि उदारवादी विचार, भारतीय उदारवादी विचार पश्चिम के उदारवादी विचारों से किस प्रकार भिन्न है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो हमारे विचार हैं वो थोड़े उनसे डिफरेंट हैं, क्योंकि कोई भी विचार होता है वो काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर कौन से होंगे आपको निकालने हैं। आपको सही पूछा है, ये ध्यान रखना है। इसमें पहला कथन हमारा ये कह रहा है, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्ति के अधिकारों को प्रधानता देता है। आपको बताना है जो भारतीय उदारवाद है वो व्यक्ति के अधिकारों को देता है प्रधानता या सामुदायिक अधिकारों को प्रधानता देता है। तो मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए धर्मनिरपेक्षता में भी यही प्रावधान है भारतीय कि व्यक्ति के बजाय हमारे यहाँ समुदाय को ज़्यादा प्रधानता दी गई। ये आप एक कॉमन सेंस ध्यान रखना, कहीं पे भी आपको इसका कोटेशन ऐड करने को मिले तो आप जरूर करना, क्योंकि भारत एक समुदाय संपन्न देश है। तो यहाँ पर समुदाय को प्रधानता दी जाती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अधिकारों को प्रधानता की बात कर रहा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया है। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का उदाहरण है। तो मित्रों, आपने ऊपर ही पढ़ा है जो समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है और ये हमारे समुदाय हैं, इनको आरक्षण प्रदान करना भी एक उदारवादी विचारधारा के तहत आता है। इससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने और समाज या समुदाय में भागीदारी समानता आधारित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिस्थापित किए गए हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो जाता है और पहला कथन हमारा रॉन्ग हो जाता है। और आपको सही ऑप्शन ही पूछा है तो इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। सॉरी मित्रों, कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय उठाए जा सकते हैं। आपको बताना जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके द्वारा कौन से विषय उठाए जा सकते हैं। आपको पहला कथन ये कह रहा है, हाथ में मैला ढोने की समस्या, अधिसूचित और विमुख जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य के अधिकारों से संबंधित मामले। तो मित्रों, इसमें आप हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते हैं। इसमें आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि जो मानवाधिकार आयोग है ये कहीं पर भी मानव के अधिकार की उपेक्षा हो रही है वहाँ पे ये हस्तक्षेप कर सकता है। ये एक आपको कॉमन सेंस से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप हर एक काम देख नहीं सकते। यूपीसी कैसे क्वेश्चन या ऑप्शन डालते हैं वो हम कुछ नहीं कह सकते, बट आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। मैंने भी इससे कॉमन सेंस से किया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले में मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप करता है या उठा सकता है, बट मुझे एक कॉमन सेंस था कि यार मानवाधिकार आयोग किसी भी जगह मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है या उपेक्षा हो रही है वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। और आपको सही कथन ही पूछा है, ये ध्यान रखने का। तो इसमें तीनों कथन किस ऑप्शन में आ रहे हैं हम देख लेते हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है हमारा, इसमें तीनों कथन आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इसका सही ऑप्शन सी हो गया। सॉरी मित्रों, आपको ध्यान रखना है तीनों ऑप्शन है। कुछ क्रैशरिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सीमित है, उससे भी हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारी भी तैयारी साथ में हो जाए और आपकी भी साथ में हो जाए। इसी के साथ मित्रों, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम दोबारा बनाने के लिए प्रेरित हों और इसमें आपका भी फायदा हो, हमारे भी फायदा हो। मित्रों, दूसरों की तरह
मैं कोई ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज आपके सामने नहीं रखता हूँ। कुछ लोग तो क्या होते हैं, उनकी PDF हमेशा पुराने क्वेश्चनों की बनी होती है, वो आपको पढ़ा देते हैं और स्क्रीन बढ़िया ढंग से, लेकिन मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ वही आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो आप ज़रूर देखिए ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे वीडियो बनाने का। और इसी के साथ धन्यवाद।